નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજે અમારી સાથે મગફળી સર્વે યાત્રામાં ઇન્દોરથી ખાસ પધારેલા અને છેલ્લા 25 વર્ષથી વિવિધ કોમોડિટીનું સર્વેનું જેઓ કામ કરી રહ્યા છે એવા KN रहमान साहब हमारे बीच है, जो 3 कंपनियों में वो डायरेक्टर है, कंसल्टेंट है। वो है केरी कॉफ़ी डे, एग्री होज और रुचि सोया में। और मैं किसानों और पूरे देश को जानकारी देना चाहता हूँ कि इस साल सोयाबीन की क्या स्थिति है, वो हमारे रहमान साहब बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों। अभी इस साल जो सोयाबीन का हमारा रकबा है वो वापस से पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ा है और इस साल इस तरीके से लगता है कि हम लगभग 12 करोड़ टन का पैदावार यहाँ पे करेंगे। तो इस एरिया के साथ 12 करोड़ टन का पैदावार अगर हम करते हैं तो हमारी ईल्ड जो है 1 टन हेक्टर की बनती है, जो हमारी एवरेज ईल्ड है, काफ़ी सालों से चल रही है। और इसको आप इससे कंपैरिजन करिए कि जो हमने इस बार उतारा लिया है, लेंगे, जो आने वाला है, अराइवल हो रही है, इसमें हमारी जो पिछले साल का है कैरी इन अगर हम ले लेते हैं तो लगभग 10 लाख का कैरी इन अगर लेके चलते हैं तो आपके पास 13 करोड़ के आसपास लाख टन की क्रॉप 13 करोड़ लाख टन की क्रॉप बन जाती है। इसमें हमारी जो खपत है वो खपत हम लोगों की खाली 65 से 70 लाख टन में हो जाती है कंप्लीट। और ये जो इसके ऊपर की जितनी क्रॉप है वो हमारे लिए एक तरीके से फालतू है और हम इसको हर साल एक्सपोर्ट का मार्केट देखते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के मार्केट में हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो रही है कि हम $100 के आसपास का प्रीमियम में चलते हैं और उसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अगर सिचुएशन चलती रही तो हमारे पास लगभग 30-35 लाख टन का सोयाबीन का इस साल भी आगे जाके स्टॉक रह जाएगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप मान के चलिए कि ये जो भाव अभी चल रहे हैं वो भाव पे सोयाबीन नहीं रुक सकती, क्योंकि अगर हमारे पास आउटलेट नहीं है, हमारा जो तेल निकलता है वो दुनिया का सबसे सस्ता तेल चल रहा है बाहर के कंट्री में, वो है सोयाबीन। जो सबसे सस्ता मील चल रहा है वो सोया मील चल रहा है दुनिया की कंट्रीज़ में। और हमारे लिए वो जब MSP पे या MSP जो भाव डिसाइड हुआ है उस पर अगर सरकार खरीदी करे तो वो तेल और वो मील जो इस सोयाबीन के क्रशिंग से निकलेगा वो बहुत महंगा पड़ेगा लोकल में, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे यहाँ बाहर से इंपोर्ट आता है तेल का, और बहुत आएगा इंपोर्ट क्योंकि वहाँ का सस्ता है, और हम मील एक्सपोर्ट अपना बाहर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा महंगा है। तो ऐसी दोनों ही स्थिति में हमारे लिए प्रेशर आएगा बीन के ऊपर। अगर ये साल समझ लीजिए कि सरकार ने खरीदी करी MSP पे, तो एज ए खेडूत किसान उसके लिए तो चलिए फ़ायदा हो जाएगा कि आपका MSP पे कुछ माल बिक जाएगा। लेकिन होगा ये कि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद बंद हो जाएंगी, क्योंकि ना तो वो तेल बेच पाएंगी बाहर के सस्ते तेल के मुकाबले, ना वो मील बेच पाएंगी जो बाहर का सस्ता मील बिक रहा है। तो हमारे पास दोनों का स्टॉक रह जाएगा, तो इस केस में क्रशिंग बंद हो जाएगी। तो ये खेडूत को डिसाइड करना है कि वो शॉर्ट टर्म में मतलब नज़दीकी मुनाफा देखे या लॉन्ग टर्म में जो हमारे नुकसान है, खेडूत का नुकसान है और दुनिया अपना खुद का हिंदुस्तान का नुकसान है, पूरी कंट्री का नुकसान है। उसका वजह यह है कि जब हम एरिया अपना सोयाबीन में बढ़ाते हैं तो उसमें तेल के कंटेंट का एरिया नहीं बढ़ता है, वो आप मील का एरिया बढ़ा रहे हो। सोयाबीन एक प्रोटीन मील है, तो तेल का एरिया ले लेती है ये। अब इसमें अगर हम सोयाबीन को कम करके दूसरे तेल वाली फसलें लेते हैं तो जिसमें 40% तेल होता है, जैसे मूंगफली हो गया, सनफ्लावर हो गया, तिल हो गया और लिनसीड हो गया, अलसी हो गया, इस टाइप के जो फसल होती हैं उसमें तेल का कंटेंट होता है 40%, और हमारे सोयाबीन में कंटेंट होता है 18%। लेकिन बहुत बड़ा लैंड पार्सल सोयाबीन में बेकार हो जाता है। तो इसलिए आप इससे कंपैरिजन करिए कि दुनिया में हमारा कहाँ स्टेटस है। तो दुनिया के कंपैरिजन में हम जैसे आपका 10 करोड़ टन उगाते हैं हिंदुस्तान में, तो दुनिया में सिर्फ 3 कंट्री USA, ब्राज़ील और अर्जेंटीना मिलके 400 करोड़ टन उगाते हैं। हमारा 10 करोड़ टन और सामने कंट्री से 400 करोड़ टन का कोई मुकाबला नहीं है। तो इससे आपको अंदाज़ा ये लग जाएगा कि हम भाव में कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, भाव हमारे नहीं चलेंगे दुनिया में, भाव बाहर से ही आएंगे हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको हर साल इस तरीके से बेनिफिट या इस तरीके से प्रोक्योरमेंट नहीं करके दे सकती है, ये मान के चलिए आप।
जो वो उन्होंने स्टेप सरसों में लिया, जो स्टेप दूसरी मूंगफली में लेते हैं, वो सेम स्टेप यहाँ सोयाबीन में नहीं मिलेगा। इस साल अगर एमएसपी पे खरीदी हो भी गई तो वो खाली एक महाराष्ट्र इलेक्शन को देख के होगी, और अदरवाइज़ अगले साल से जितना भी स्टॉक हो जाए, ये पूरी उम्मीद है कि सरकारी खरीदी नहीं होगी। ऐसे केस में खेडूत का नुकसान हो जाएगा अगर अगले साल भी सोयाबीन कंटिन्यू करते हैं तो हमारा ये सजेशन है कि आप एरिया अपना सोयाबीन का कम करिए और प्रोडक्टिविटी को डबल करिए। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ग्रोथ करना बजाय हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के। तो ये आप साइंटिस्ट्स के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करें। जिस एरिया में सोयाबीन नहीं होता है, जिस एरिया में प्लांट नहीं है, उस जगह अननेसेसरी सोयाबीन लेके जाएंगे आप तो खुद भी आप परेशानी में पड़ेंगे, सरकार को भी परेशानी में डालेंगे। तो इसीलिए मेरा जितने भी खेडूत हैं, जितने भी फार्मर हैं सोयाबीन के ख़ास तौर पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अननेसेसरी का डाइवर्सिफिकेशन इसमें ना करें, और आप अगर डाइवर्सिफिकेशन करना भी चाहते हैं किसी ऑयल सीड से तो ऐसे ऑयल को लें जिसका ऑयल का कंटेंट ऑयल सीड का 40% ऑयल निकलता हो। ये हमारे देश के हित में होगा। हम ऑयल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, करीब 16 लाख करोड़ इंपोर्ट करते हैं हम तेल, और उसमें से हमको तेल का जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ा वैल्यू हमको फॉरेक्स में देना पड़ता है बाहर। तो उसको कम करने के लिए हमको तेल की फसलों की ज़रूरत है, मील के रूप की फसलें की ज़रूरत नहीं है। और उसमें सोयाबीन मील जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा कट कर देता है, क्योंकि उसमें 80% आपका मील निकलता है, खाली 18% तेल निकलता है। तो सभी से मैं वापस से गुजारिश करूँगा कि आप सोयाबीन के एरिया को ना बढ़ाएं इतनी स्पीड से, और उसको कम करके आप उसकी प्रोडक्टिविटी को डबल करें। जो 1 टन लेते हैं कोशिश करके 2 टन, 2.5 टन, 3 टन तक पहुँचें। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्टिविटी किसी वजह से नहीं सुधर रही है कई साल से, तो बेटर है कि आप ये मान के चलें कि शायद वो ज़मीन उस तरीके की नहीं है और उसमें आप दूसरी तेली फसल में जाएं। रेहमान जी, एक बात मैं पूछता हूँ कि आपने बोला कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, तो इसका कोई सीड्स ऐसा है कि जो बुआई हुए तो? इसमें 2 तरीके से मैं जवाब दूंगा। एक तो ऐसा है कि हम लगभग 97 डिस्ट्रिक्ट, 100 डिस्ट्रिक्ट में सोयाबीन उगाते हैं आज की डेट में हिंदुस्तान में। हमने आइडेंटिफाई किया है कि ऐसी 25 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 70% का प्रोडक्शन ले रही है। तो इसका मतलब जो जितनी बाकी की डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग 75 वो आपकी ईल्ड को कम कर रही हैं उल्टा। तो नेशनल एवरेज जो कम आ रहा है वो इन 75 डिस्ट्रिक्ट से वजह से कम आ रहा है। या तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है, या तो वहाँ पे पथरीला इलाका है और वहाँ इतनी अच्छी ईल्ड नेचुरली नहीं आ सकती है, कार्बन कंटेंट कम हो गए हैं सॉइल के। तो वैरायटी जो है वो एक ही वैरायटी है जो एक जगह पे, मतलब आप अगर 335 भी लें जो सबसे कॉमन वैरायटी है सोयाबीन में, वो अगर उज्जैन में उगाते हैं, धार में उगाते हैं, या महाराष्ट्र में अकोला में, अमरावती में उगाते हैं, या लातूर में उगाते हैं, तो वो आपको ईल्ड 15 से 20 कुंटल के बीच में दे रही है। लेकिन वही चीज़ अगर आप ऐसी जगह पे उगाते हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग की हमेशा प्रॉब्लम होती है, या जहाँ पे पथरीले इलाके हैं, तो वही सेम वैरायटी आपको 1 टन से नीचे परफॉर्म करती है। तो इससे क्लियर कट ये आपको डायरेक्शन मिलता है कि अगर आपकी ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं है तो सोयाबीन आपका कम उपजाऊ रहेगा। तो ऐसी ज़मीनों में सोयाबीन को कट करना चाहिए। वैरायटी के ऊपर बार बार ब्लेम करना सही नहीं है, क्योंकि वैरायटीज़ जो निकली हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन और शॉर्टर ड्यूरेशन की निकली हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन वाली आपके लॉन्गर ड्यूरेशन के बराबर की ईल्ड नहीं देती है, क्योंकि वो 90 दिन है खेत में, और एक जो है वो 120 दिन जा रही है। तो वैरायटी और ज़मीन, ये दोनों को आपको कंपेयर करके अपने एरिया में सीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल है, और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हमको फोकस करना चाहिए जहाँ प्रोडक्टिविटी 2 गुनी 3 गुनी आ रही है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में या तो आप में ज़मीन में इतनी मेहनत करें कि कार्बन कंटेंट बढ़ाएं, उसका उतनी उपजाऊ हो जाए, तो वो इतना आसान नहीं है करना। वो 1-2 ज़मीन में हो जाता है, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं होता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको या तो तेली फसलों में अगर आते हैं हम, तो ग्राउंडनट को एक यहाँ गुजरात के अंदर ग्राउंडनट है, लेकिन आप शीशम, अलसी और इस टाइप की फसलें जिसमें 40% तेल है उस पर देख सकते हैं। और नहीं तो आप पल्सेस पे करें। पल्सेस में भी सेम सिनेरियो है। ऑयल सीड में जिस तरह हम डेफिसिट हैं, हमारी पूरी पैदावार जो है हमको पूरी नहीं बढ़ती है, दालों में भी हम इसी तरह डेफिसिट हैं और इसी तरह इंपोर्ट करते हैं। तो जो खेत उस ऑयल सीड के लिए नहीं कंडीसिव हो, तो फिर आप दालों का भी ऑप्शन चयन करें, क्योंकि दालें नेचुरल वे में आपको नाइट्रोजन तो डालती ही हैं ज़मीन के अंदर। दूसरा ये कि उसमें पैदावार जो है वो थोड़ी सी ड्रॉट रेजिस्टेंट होती हैं।
दालों की फसलें थोड़ी ड्रॉट रेजिस्टेंस है तो कम पानी में भी पनप जाएंगी। तो ऐसा ऑप्शन आप चुनें और फसल को फसल क्रम में लेके आएँ, क्रॉप रोटेशन करते रहें, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन उपजाऊ कंटिन्यू रहे। नहीं तो उसके ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो जाता है, उपजाऊ दर कम हो जाता है और बीमारियां जो हैं वो परसिस्टेंट हो जाती हैं। मतलब वो हर साल आएगी बीमारी आपके पास, वायरस हो गया, फंगस हो गया, जो दवाइयों से भी आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस में ये क्रॉप रोटेशन दालों और तेलों में भी करें। तेलों में वो चुनें जिसके ज़्यादा तेल का कंटेंट होता है क्रॉप। और ऐसी चीज़ें आप जब करेंगे तो ना सिर्फ अपना भला करेंगे, जबकि ये देश हित में भी आप अपना काम करेंगे, जिसमें हम ऑयल और दाल जो दोनों में हम डिफिसिट हैं उसमें अपनी योगदान प्रोडक्शन बढ़ा के कर सकते हैं। ये किसान मित्रों, मैं आपको रहमान जी की बात का एक शॉर्ट में इसका सार बता दूं। अगर आप अपने खेत में जो सोयाबीन का पैदावार कम है तो ऐसा कीजिए कि जो दाल में जाए। अगर दूसरी कोई ऑयल क्रॉप है इसमें आपको ये बुआई करनी चाहिए, ऐसा उसका सार है। धन्यवाद रहमान जी, पूरे किसान तरफ से धन्यवाद।